दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें निफ्टी की सिचुएशन को डिस्कस किया है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। साथ में हमने 7 कंपनीज के ऊपर बातचीत की है जिनके स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं। कल के दिन क्या हो सकता है, गिरने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और इस गिरावट को इन्वेस्टर किस तरह से देख सकते हैं उसके ऊपर हमने यहाँ पे बातचीत की है। निफ्टी को लेकर कुछ डिटेल में डेटा पॉइंट्स आए हैं। डेटा डरावना है, कुछ अच्छा नहीं है, तो उसको भी आगे चल के चेकआउट करते हैं। बाकी सबसे पहले हम डाउ जोन्स को देख लेते हैं। तो 100 पॉइंट्स नीचे है, कुछ बड़ी गिरावट नहीं है। नेस्टे को भी देख सकते हैं 64 पॉइंट्स नीचे। आगे चल के देखते हैं क्या होगा, लेकिन अभी का ये पैटर्न बना हुआ है। यूएस के स्टॉक्स भी डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं, डायरेक्शन को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, क्योंकि नंबर्स ओके ओके आ रहे हैं। कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे हैं, कुछ के खराब है। साथ में ट्रंप का टैरिफ को लेकर कुछ कहना भी बाकी है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टर्स फोकस रखे हुए हैं। अब देखिए एफआईएस ने आज के दिन क्या किया। तकरीबन 3263 करोड़ की बिकवाली की। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली माल बिक रहा है। 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप देख सकते हैं यहाँ पे बिकवाली हुई है। उसकी वजह से निफ्टी काफी कमजोर हो चुका है। अब आगे के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, हमने देखा था एक डेटा स्टार्टिंग में, जब हमने देखा कि निफ्टी फ्यूचर को एफआईएस ने बाय किया है, उसके बाद में निफ्टी ने अच्छा किया। उसके बाद में एक डेटा हमने देखा जिसमें इंडेक्स फ्यूचर बेचा है, निफ्टी ने खराब किया। आज का डेटा आपको ये बता रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर अगेन बेचा है। डेरिवेटिव्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कैश मार्केट के अंदर तो बिकवाली चल रही है और फ्यूचर के अंदर भी आप देख सकते हैं 513 करोड़ का माल बेचा है। इंडेक्स ऑप्शन को देखें तो देखिए ऑप्शन के अंदर भी 5738 करोड़ की बिकवाली की है। तो ऑप्शन का तो पता नहीं है कॉल पुट के अंदर क्या बेचा है, लेकिन फ्यूचर को देख सकते हैं 513 करोड़ की बिकवाली अभी भी एफआईएस ने की है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 245 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। ऑप्शंस में बाइंग की है 434 करोड़ रुपीस के आसपास की, लेकिन ऑप्शन में आइडिया नहीं है कि कॉल या पुट है, तो हम सिंपल सा फ्यूचर देख सकते हैं। स्टॉक के फ्यूचर और इंडेक्स के फ्यूचर को देख सकते हैं, तो दोनों के दोनों हमको नेगेटिव देखने को मिलते हैं। कैश मार्केट के अंदर भी एफआईएस की सेलिंग चल रही है, तो थोड़ी और वीकनेस हमको देखने को मिल सकती है मार्केट में। ये डेटा आपको इस तरह का सजेशन दे रहा है। अब दोस्तों कंपनीज के ऊपर बातचीत करते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स क्रैश हुए आज के दिन, उसको लेकर डिस्कशन करते हैं। साथ में कुछ कंपनीज के रिजल्ट भी आउट हुए हैं, उसको भी देखते हैं। जो फर्स्ट कंपनी है इसका नाम है नेटवेब। 9% की गिरावट के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब देखिए पैटर्न आपको ये बता रहा है कि स्टार्टिंग होती है स्टॉक की न्यूट्रल। पिछली बार भी हमने ये देखा था कि स्टार्टिंग में स्टॉक न्यूट्रल था, कुछ खास गिरा नहीं था, लेकिन उसके बाद में बिकवाली बढ़ती गई, धीरे धीरे माल बिकता गया लो वॉल्यूम के साथ में, और स्टॉक काफी नीचे जाके बंद हुआ। अब एकदम से स्टॉक नहीं बिका। अब वो स्ट्रैटेजी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी जो भी इन्वेस्टर बेचना चाहते हैं बिना प्रॉफिट को खराब किए, उनकी स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि बड़ी अमाउंट के अंदर माल एकदम से बिकेगा तो स्टॉक एलसी में जा सकता है, लोअर सर्किट में जा सकता है। नेक्स्ट डे फिर स्टॉक लोअर सर्किट में खुलेगा, तो जिसको बेचना होगा, जो बड़े प्लेयर्स है, वो बेच नहीं पाएंगे। ये बिकवाली अभी चल रही है और बिकवाली काफी स्मार्ट तरीके से की जा रही है। मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है, 144 का पी रेशो अभी आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा इसके रिजल्ट कैसे थे। रिजल्ट ओके थे। ईपीएस बीटन बाय 11%। पिछले क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा किया था इसने, 80% के साथ में ईपीएस बीट किया था इसने। मार्केट को ऐसा लग रहा था कि इस क्वार्टर के अंदर भी कुछ ऐसी ही तबाही मच सकती है, क्योंकि उसके बाद तो स्टॉक काफी ऊपर जा चुका है, काफी अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स के बने हैं। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कुछ इस तरह की तेजी आती है और रिजल्ट के बेसिस पे आती है कि रिजल्ट अच्छे जा सकते हैं, तो रिजल्ट आने से पहले ही ट्रेडर्स अपनी बिकवाली करते हैं, प्रॉफिट को बुक करते हैं। चाहे वो स्प्लिट बोनस हो, वो उसकी जो डेट आती है उससे पहले आपने देखा होगा मोस्टली स्टॉक्स बिकते हैं। और इनलाइन रिजल्ट आते हैं ना, तब भी स्टॉक्स बिकते हैं, क्योंकि फिर अगले ट्रिगर्स बचते नहीं है। तो स्टॉक ने यहाँ से हम बोल सकते हैं इसके बॉटम से 260% के रिटर्न्स दिए। उसके बीच बीच में काफ़ी ब्रेकआउट्स हमने देखे, और अभी हमने ये सजेशन देखा कि यहाँ से ब्रेक डाउन किया स्टॉक ने आफ्टर रिजल्ट, और उसके बाद में गिरावट की एक्सपेक्टेशन हमने की थी। बातचीत हम कर चुके हैं कि ट्रेडर्स एग्जिट करेंगे, ऑब्वियस से करना भी चाहिए, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो क्वार्टर खराब आने पर कंपनी खराब हो चुकी है। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइडेंस में क्या है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मैनेजमेंट ने गाइड किया है ओनली 1/3 ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स टू बी बिल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 26। यानी इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1/3 ही इसके प्रोजेक्ट बिल्ड हो गए, यानी उनकी अमाउंट इनको मिलने वाली है। बाकी की जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर। इसका मतलब क्या है कि अगले जो भी क्वार्टर्स हो गए वो इतने कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। ऑर्डर कंपनी के पास में है, बट उस ऑर्डर का जो पैसा है वो कंपनी को कुछ टाइम बाद मिलेगा। अभी जस्ट 1/3 मिलेगा,
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मच सॉफ्टर देन इनिशियल एक्सपेक्टेशन। पहले जो एक्सपेक्टेशंस थी ज़्यादा थी, कंपनी ने बताया होगा कि हमको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, लेकिन फिर क्लाइंट ने चेंज किया उसको, 1/3 अभी पैसा मिलेगा, बाकी पैसा उनको बाद में मिलेगा, तो वो सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसी वजह से रिजल्ट आपको ऐसे देखने को मिले हैं। लेकिन आगे चल के अच्छी कुछ यहाँ पे बात हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर तो है इसके पास में, पैसा तो आज नहीं तो कल इसके पास में पहुंचेगा, लेकिन अभी कुछ क्वार्टर्स का टाइम यहाँ पे लगेगा। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में बिकवाली करना ज़्यादा सही है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास में टाइम है, वो टाइम दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले टाइम नहीं दे सकते। ऑब्वियस उनकी कैपिटल है, जो भी है उसी को यूज़ करके कमाई करनी है, तो वो निकालते हैं। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि Q2 के परफॉर्मेंस लार्जली इन लाइन थे, यानी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 10% एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है, जो सिंगल डिजिट के आसपास यानी 9-10% के आसपास भी बीट होती है तो उसको मैं इन लाइन बोलता हूँ। ओपीएम बेसिस पे इसने क्या किया, थोड़ा सा बीट किया, मतलब मार्जिन अच्छे इसने निकाले हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने बोला है कि नए ऑर्डर पाइपलाइन में है, क्योंकि कंपनी ने एनवीडिया, इंटेल, एएमडी इनके साथ में टाई अप किया है। सो कुछ और बड़े ऑर्डर्स मिल गए तो स्टॉक चलेगा, और नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली अभी जिसने भी पैसे लगाए हैं वो आराम आराम से पैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देख चुके हैं कि पहले जो बुल मार्केट यानी जो बुल ट्रेंड था, गिरावट कितनी चल रही थी इसमें, 12-15% की चल रही थी, तो वहां तक था जब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ब्रेक डाउन किया, गिरावट बड़ी हो चुकी है, 26% की हो चुकी है। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये पता चलेगा कि जब भी स्टॉक चला है ना तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में चला है ब्रेकआउट करके, लेकिन जब स्टॉक गिर रहा है तो आप देखो वॉल्यूम कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बिकवाली करे, प्लेयर्स करे, वो आराम आराम से अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट करे। ओपनिंग पे ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया तो स्टॉक एकदम से नीचे खुल गया 7-10%, आराम आराम से ओपन मार्केट के अंदर स्टॉक बिक रहा है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सो वही चीज़ है, ट्रेडर अपनी पोजीशंस को लेकर निकल चुके होंगे। बाकी अब ये सपोर्ट लेवल्स इसके बने हुए हैं, देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे बनता है। री एंट्री के भी चांसेस मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक जितना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जब कोई स्टॉक इस तरह से गिरता है उसको जितना गिरना है उसको उतना गिरने दो, चाहे वो सिल्वर हो या गोल्ड हो। उसके ऊपर भी हमने यही बातचीत की थी, उसके बाद में वो कंसोलिडेट हुए हैं और अभी कुछ समझ में आ रहा है उन पैटर्न्स के अंदर, तो इसके अंदर भी समझ में आएगा। अभी वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं कितना नीचे जाता है और किस तरह से परफॉर्म करता है। अब नेटवेब के चलते जो भी डेटा सेंटर या डेटा सेंटर की प्रॉक्सी कंपनीज के स्टॉक्स चले थे वो सभी गिरे गए, क्योंकि नेटवेब की वजह से गए थे ऊपर, अब नेटवेब की वजह से उनको नीचे भी आना होगा। तो ओरिएंट को देखें तो यहाँ पे भी 9% के साथ में स्टॉक फिसला। इसको भी आप देखोगे तो स्टार्टिंग में स्टॉक ओके था, लेकिन उसके बाद में जैसे टाइम निकलता गया वैसे डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी होता गया। और इसको भी हम देखें तो यहाँ से हमने देखा कि ये तेजी बनी अच्छे वॉल्यूम के साथ में। अब लो वॉल्यूम के साथ में स्टॉक नीचे उतर रहे हैं, अभी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, अगला सपोर्ट हम इसको मान सकते हैं। सो नेटवेब के अंदर जो भी ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए सिचुएशन है स्ट्रैटेजी वाइज, वही चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो होगी। अनंत राज को भी देखें तो 4% के साथ में स्टॉक गिरा, और इसके अंदर भी स्टार्टिंग में स्टॉक ठीक था, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। ये भी स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। तो देखते हैं दोस्तों इनके नंबर्स कैसे आते हैं और कैसा रिएक्शन होता है नंबर्स का। बाकी नेटवेब के हिसाब से अगर इसको लिया होगा तो वही करना चाहिए जो नेटवेब के अंदर अभी कर रहे इन्वेस्टर्स। होम फर्स्ट फाइनेंस स्टॉक क्रैश हुआ 5% के साथ में, ओपन मार्केट के अंदर तो काफ़ी गिर गया था, फिर ये नीचे से यहाँ से रिकवरी देखने को मिली है। क्या हो गया उसके पीछे भी हम बातचीत करते हैं। बाकी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं था, तो रिजल्ट वैसे हमने देखे थे परसेंटेज बेसिस में, जो कि अच्छे लगे थे। तो 25 का पी है इसका, और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग Q2 के रिजल्ट थे, स्टिल स्टॉक आज गिरा है। ईपीएस देखें तो बीटन बाय 2%, यानी जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसे रिजल्ट थे, यानी बहुत अच्छे नहीं थे, और ऐसे जब खराब मार्केट होगा तो इन लाइन पर भी स्टॉक को पीटा जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि रिजल्ट खराब नहीं थे, ठीक है, इन लाइन थे, ताकि जब स्टॉक और नीचे जाए मिले तो उसमें इन्वेस्टर उसके बेसिस पे बाइंग कर सके। इंडिया शेल्टर को आप देखोगे, ये भी इसका एक कंपटीशन है, इसकी भी वैल्यूएशन इसके आसपास है, थोड़ी सी कम इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे 4% के साथ में ये भी स्टॉक क्रैश हुआ। इसके भी रिजल्ट आए थे, इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं, 31% के साथ में सेल्स बढ़ी, 36% के साथ में इसके नेट प्रॉफिट बढ़ गए। सो दोनों कंपनीज अच्छी है। अब हम देखते हैं, देखो जैसे दो स्टॉक गिरे हैं, मतलब दो तरह के स्टॉक गिरे, एक गिरा है नेटवेब काइंड ऑफ स्टॉक, एक गिरा है होम फर्स्ट काइंड ऑफ स्टॉक, लेकिन दोनों चीजों में डिफरेंस है। नेटवेब के अंदर क्या करेंगे, वेट एंड वॉच, होम फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे वो अपन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम देखें तो वाई बेसिस के अंदर अच्छी ग्रोथ है होम फर्स्ट फाइनेंस की, इंडिया शेल्टर का डेटा है ये, इसकी भी अच्छी ग्रोथ है। तो दोनों कंपनीज कहने का मतलब अच्छी है, रिजल्ट इन लाइन देखने को मिले हैं। अब होता क्या है,
पैटर्न को देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे। देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, इसको थोड़ा सा सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी गिरावट हुई है लिस्टिंग के बाद में, होम फर्स्ट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें किस तरह की गिरावट हुई है। यहाँ पे स्टॉक गिरा 32%, यहाँ पे गिरा फिर 33%, यहाँ पे गिरा 28%, फिर स्टॉक गिरा 35%, अभी स्टॉक गिरा हुआ है 25%। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऑन एन एवरेज स्टॉक 30% गिरता है। लेकिन जब 30% गिरता है तो स्टॉक क्या करता है, अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इसने हमने देखा प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए अगेन आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जब ये 30% या जो भी इसको गिरना होगा उसके बाद में चलेगा, तो कितना चलता है वो देख लेते हैं एक बार हम। ये हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी जैसी यहाँ पे थी, कंपनी अभी भी वहीं पे है। मतलब कंपनी यहाँ पे भी अच्छी थी, यहाँ पे भी अच्छी है। अगर रिजल्ट इसके खराब आ रखे होते हैं कि बहुत बुरे रिजल्ट हैं, तो हम ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि चीज़ें चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब स्टॉक 30% गिरता है उसके बाद में चलता है तो कितना ऊपर जाता है, तो ऑन एन एवरेज 60% के साथ में स्टॉक ऊपर जाता है। सो अब इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टर देखेंगे कि कहाँ पे बेस बनते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये बेस बना, यहाँ पे बेस बना, ये बेस बना, यहाँ पे तो चलो वी शेप रिकवरी थी। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या होता है। बाकी रिजल्ट ऐसे है कि बाय एंड डिप के हिसाब से इन्वेस्टर्स को देखेंगे जब भी ये कंफर्टेबल सिचुएशन में होगा। और इंडिया शेल्टर की बात करें तो इसके अंदर क्या है, इसमें कितनी गिरावट होती है, इसमें 25% के आसपास की होती है। तो ये अभी 16% गिरा है, तो इसके अंदर भी हम सेम सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। और 25% गिरता है तो फिर ये 50% के आसपास उस लेवल से चलता है। अब देखिए नेक्स्ट जो कंपनी इसका नाम है एथर एनर्जी, और इसमें 5% के साथ में स्टॉक क्रैश हुआ आज के दिन, और इसमें 24,000 करोड़ का मार्केट कैप, पी रेशियो नहीं है इसका। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि क्या रीजन था इसके पीछे का। तो स्टॉक गिरा क्योंकि लॉक इन का जो पीरियड था वो एंड हो चुका है। 856 करोड़ की ब्लॉक डील्स हुई है, यानी जो लॉक इन में शेयर्स होते हैं कि लिस्ट होने के इतने टाइम तक आप उसको होल्ड करोगे, आप बेच नहीं सकते हैं, फिर वो लॉक इन हटती है तो स्टॉक बेच सकते हैं। अब जो बेचना चाहे वो बेचेगा, जो नहीं बेचना चाहेगा वो नहीं बेचेगा। तो यहाँ पे बेचा है और अच्छा किया, स्मार्ट डिसीजन है जिसने भी बेचा है उसका। क्योंकि इसमें देखिए मतलब डेटा कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी हाइप है ज़्यादा। अब रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो बात अलग है। हाइप कैसे है कि कंपनी वैसे तो बनी है 2013 में, इनकॉर्पोरेट हुई है, काम धंधा शुरू किया था इसने 17-18 से, उसके बाद में 19 में 4 करोड़ का प्रॉफिट, ऐसे ऐसे करके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन जो कंपनी की नेट इनकम या प्रॉफिट नहीं, सॉरी वो सेल्स थी, हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट घटा है, यानी नुकसान बढ़ा है। 4 करोड़ का नुकसान था और यहाँ पे घटते घटते ये 1,000 का हुआ, उसके बाद में 812 करोड़ का घाटा है कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं है, तो स्टॉक किस तरह से चलेगा वो डिसाइड करेगा मार्केट, उसकी लिक्विडिटी। अभी जैसे अगर आप इसका डेटा देखने जाओगे तो प्रमोटर के पास में आई थिंक अनचेंज है स्टेक। एफआई का डेटा देखोगे तो एफआई ने थोड़ा सा बेचा है, डीआईएस का डेटा देखोगे बेचा है, पब्लिक ने लिया है। तो सिचुएशन इतनी कुछ खास फेवर में नहीं है। अब इसके रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट से पहले लॉक इन एंड हुआ है, तो हो सकता है इन्वेस्टर्स ने सोचा हो कि रिजल्ट अच्छे भी आए तो इतना ऊपर जा चुका है तो हो सकता है पीटे, तो बेचते हैं इसको। तो 10 नवंबर को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको देखना है कुछ स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनी, तो ये कंपनी इंटरेस्टिंग है। अभी जो ग्रोथ चल रही है एनर्जी सेक्टर के अंदर, उसका फायदा यहाँ पे आ सकता है इन्वेस्टर्स के पास में। देखो यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी बनी लिस्टिंग के बाद में, ये पहली गिरावट है जो 20% की इसमें आई है। सो यहाँ पे चेक करते हैं कि रिजल्ट कैसे आते हैं, कुछ ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं या फिर नहीं, तो इसको रडार पर रखना चाहिए। इससे पहले मैं इसको कवर नहीं कर पा रहा था क्योंकि नहीं गिरा था, लेकिन अभी हाँ ये रडार पे आ चुका है। तो देखते हैं इसके नंबर्स कैसे आते हैं 10 नवंबर को। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, देखिए आप आज आपको बोलना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशन की शीट अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके रिजल्ट आए हैं, तो उसका रिएक्शन अपन देखते हैं कल कि कैसा रिएक्शन आता है, उसके बेसिस पे अपन बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं आपको इतनी सारी कंपनीज के रिजल्ट नहीं बता सकता हूँ विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो कल अपने को देखना पड़ेगा कि कैसे रिएक्शंस आते हैं, उसके बेसिस पे अपन जज करते हैं, टेक्निकल्स को देखते हैं कि रिजल्ट कैसे थे और आगे की स्ट्रैटेजी उनमें इन्वेस्टर्स के लिए कैसी बन सकती है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसके रिजल्ट आए हैं, 39 का पी रेशो है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। होम फर्स्ट वो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इंडिया शेल्टर वो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। वैल्यूएशन के बीच में कंपैरिजन करें तो ये महंगा है, रिजल्ट के बीच में कंपैरिजन करें तो इसमें ग्रोथ कम आई है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। 1-1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे कैसी ग्रोथ आप दोगे। तो 18% की प्रॉफिट की ग्रोथ है, सेल्स में 14% की है। क्या अब इन्वेस्टर्स
इसको कल के दिन बाय करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, मुझे नहीं लगता है ऐसा। मतलब देखो हो भी सकता है, लेकिन पर्सनली देखे तो इस वैल्यूएशन के ऊपर जब आपको होम फर्स्ट फाइनेंस या बाकी ऐसी कंपनीज मिलती है, एनबीएफसीज मिलती है जो कंप्लीट एनबीएफसीज भी है, जिसमें होम फाइनेंस भी आ जाता है, चोला फाइनेंस, इस तरह की जो भी कंपनीज होती है, तो क्यों ना उसको ले। बाकी ठीक है, देखते हैं कल इसमें बाइंग होती है तो अच्छी बात है। और इसमें गाइडेंस को देखते हैं। देखो गाइडेंस भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। अब गाइडेंस इन्वेस्टर्स को कैसा लगा वो कल ही पता चलेगा। कंपनी ने गाइड किया है 24% एयूएम ग्रोथ फाइनल बेसिस में। इंप्रूव करेगी कंपनी एसेट क्वालिटी, जीएनपी को पहुंचा देगी 0.26%। एम करिए सस्टेन करने के लिए 2.3% के आरओए डिजिटल ऑनबोर्डिंग की तरफ से। तो ये कुछ गाइडेंस है। कंपनी एक्सपेंड करने के लिए प्लानिंग करी 250 ब्रांचेस बाय फाइनेंशियल ईयर 27, और रिटेल बुक का जो शेयर होगा वो 55% से बढ़ा देगी, यानी उसके ऊपर होगा, 55% से ज़्यादा होगा। तो ये अच्छी बात है, जिसमें रिस्क कम हो जाता है रिटेल लोन बुक के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन स्टॉक अभी एक क्रिटिकल लेवल पे है। अगर इसमें तेजी नहीं बनी और ब्रेकडाउन हो गया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। बाकी देखते हैं कि इस लेवल पे इन्वेस्टर्स का क्या यहाँ पे फोकस हो गया। स्टॉक तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ में है, बट वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जो बाकी कंपनीज की है। जस्ट वो एक कहने वाली बात है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। चोलामंडलम फाइनेंस, इसके भी रिजल्ट आए हैं। स्टॉक 4% के साथ में गिरा आज के दिन। 31 का पी रेशो है, 141 का मार्केट कैप है। रिजल्ट इतने बुरे नहीं है, लेकिन आज की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। इंडेक्स को शॉर्ट किया है एफआईस ने स्टॉक्स को शॉर्ट किया है, एफआईस ने कैश मार्केट के अंदर माल बेचा है। तो जो भी कंपनीज है मैक्सिमम कंपनीज की पिटाई हुई है। देखते हैं कल परसों कैसा यहाँ पे पैटर्न बनता है। बाकी सेल्स एंड प्रॉफिट 20% के साथ में बड़े हैं, जो कि डिसेंट ग्रोथ है। स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा फिसलने की कोशिश में है। देखते हैं किस तरह का पैटर्न बनेगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।